बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहू डॉक्टर थी और 3 महीने से बहू ने नाइट ड्यूटी लगा रखी थी और मेरा बेटा ना कुछ खाता था ना बात करता था, उदास उदास रहता था। मुझे लगा बीवी टाइम नहीं देती रात में, इस वजह से ऐसा हो गया है। एक दिन बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बहू के हॉस्पिटल गई तो पता लगा बहू तो शाम से ही घर वापस चली जाती है और रात बहुत थी। हमें वहाँ कोई डॉक्टर ना मिला और एक छोटा सा क्लिनिक नज़र आया। वहाँ गई तो मेरी बहू वहाँ पर जो कर रही थी, मेरी तो रूह लर्ज़ गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम फायज़ा है। मेरा एक ही बेटा था जिसका नाम अज़ीम था। मुझे अपने बेटे से बहुत लगाव था, जान देती थी मैं उस पर। अब वो जवान हो गया था तो सोचा कि उसके लिए कोई लड़की देखूं। एक रिश्ता करवाने वाली खाला से राब्ता किया और अगले ही दिन उसने लड़कियों की तस्वीरें भेज दी। तस्वीर के पीछे उनकी ज़ात, तालीम, उम्र और वज़न सब दर्ज था। मैंने बेटे को भी साथ बिठा लिया कि देखकर बताओ कि कौन पसंद है और कौन नहीं। पहले तो वो शर्मा रहा था, फिर मेरे साथ बैठ गया, लेकिन बड़ी मुश्किल हो गई थी। अगर किसी लड़की की शक्ल अच्छी लगती थी तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी। अगर उसकी उम्र भी मुनासिब होती तो फिर उसकी तालीम अच्छी नहीं होती थी, और जिसकी तालीम अच्छी होती थी उसकी उम्र तो वैसे ही ज़्यादा होती थी। मेरा भी वही हाल था कि मेरी होने वाली बहू की उम्र 18 साल होनी चाहिए थी, लेकिन उस डॉक्टर होना चाहिए था और खूबसूरत भी। मैंने सारी तस्वीरें देख लीं और एक साइड पर रख दी। मेरे बेटे को भी कोई पसंद नहीं आई और ना ही मुझे। लेकिन फिर अचानक देखा कि एक तस्वीर नीचे गिरी हुई थी। जब हमने तस्वीर उठाई तो हम हैरान रह गए। वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। उम्र भी उसकी मेरे बेटे से सिर्फ 1 ही साल छोटी थी और वो डॉक्टर भी थी। हम लोग बड़े खुश हो गए कि ये लड़की तो बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। अब हम उन लोगों का घर भी देखना था कि लोग अच्छे भी हों, क्योंकि सिर्फ लड़की से शादी नहीं होती बल्कि लड़की के ख़ानदान से भी लड़की की शादी होती है। जब हम लोग उनके घर गए तो हमें कुछ ठीक नहीं लगा, सिवाय इस बात के कि उनका घर बहुत छोटा सा था। लेकिन उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि हमने अपने बच्चों की पढ़ाई में सारे पैसे लगा दिए, बेटी को डॉक्टर बनाया है, बेटा पायलट बन रहा है, अब ये लोग ही घर बनाएंगे। हमारे पास जो कुछ था वो हमने उनकी पढ़ाई पे लगा दिया। बात तो ठीक थी, वाकई उन्होंने अपने बच्चों को काबिल बनाया था। हमें लड़की बहुत पसंद आई। उसका नाम सुमेरा था। थी तो वो 24 साल की, लेकिन लगती उससे भी कम उम्र थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई और जल्द ही हमने शादी करवा दी। मेरा बेटा भी बहुत खुश हो गया और मैं भी पूरे ख़ानदान में ये कहती फिर रही थी कि डॉक्टर बहू मिली है। इस ख़ानदान में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का कोई रिवाज नहीं था। मेरे बेटे ने कंप्यूटर पढ़ा था और उसके मामू ने उस सिफारिश करके उसकी अच्छी नौकरी लगवा दी थी, वरना इस ख़ानदान में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था। जब सबको पता चला कि मेरी होने वाली बहू डॉक्टर है तो सब हैरान और परेशान रह गए और मुझे बड़ी खुशी होती थी सबको ये बताते हुए। फिर शादी पे भी सब ने देख लिया और उसके बाद भी मेरी बहू को देखने के लिए सब लोग आए और उसकी दावत भी की गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होने लगा। मेरी बहू की शादी के 2 हफ्ते बाद उसने ये कहा कि मुझे नाइट ड्यूटी करनी है। हम लोग हैरान हो गए कि रात को ड्यूटी करेगी, और उसने कहा कि देखें, एक डॉक्टर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और इसी तरह करना पड़ता है। लेकिन हमसे वो कुर्बानी तो मांग रही थी, पर वो तनख्वाह हमें नहीं देती थी। जब से शादी हुई थी उसकी एक ही तनख्वाह आई थी, लेकिन वो भी उसने हमारे हाथ पर नहीं रखी थी। मैंने अपने बेटे से ये बात की तो मेरे बेटे ने कहा कि अभी तो शादी हुई है, 1 माह हुआ है, मैं उससे ये बात कर लूँगा, आपको क्या हो गया है। मेरी बहू ने कहा मैं अभी प्राइवेट क्लिनिक नहीं बना सकती, उसके बहुत खर्च होते हैं, बिल देना पड़ता है, सामान चाहिए होता है और इमारत के भी किराए वगैरह होते हैं, इसलिए मैं हॉस्पिटल के साथ काम करती हूँ। अब हॉस्पिटल वाले खुद ही मेरी नाइट ड्यूटी लगा रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। हमने कहा कि ठीक है, लेकिन जब से मेरी बहू ने रात को ड्यूटी देना शुरू की थी
मेरा बेटा बहुत उदास रहता था क्योंकि रात में उसे अकेले ही सोना पड़ता था। जब से उसकी शादी हुई थी वो खाना बहू के साथ ही खाता था, लेकिन एक हफ्ता हो गया था कि वो मेरे साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता था और खाना खा नहीं रहा था, सिर्फ खाने को देख रहा था। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, खाने का इतना शौक है, फिर ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि मेरा दिल नहीं करता है। बहू सुबह सुबह 8 बजे वापस आ जाती थी और आकर सो जाती थी। उसके बाद सारे घर के काम भी मुझे ही करने पड़ते थे क्योंकि वो मोहतरमा सो रही होती थी। शाम में उठ जाती थी, चाय पीती और फिर से जाने की तैयारी में मसरूफ़ हो जाती थी। मैंने अपने बेटे को कहा कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन उसे अपनी तनख्वाह भी तो हमें देनी चाहिए। हम इतना कुछ उसके लिए कर रहे हैं, उसे कोई काम नहीं करवाते, उसकी रूटीन के साथ गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? ये तो तुम्हारा वो हक भी नहीं दे रही जो तुम्हें मिलना चाहिए। मेरा बेटा मेरी बहू के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता था। वो डॉक्टर थी, खूबसूरत थी और कद में भी मेरे बेटे से थोड़ी लंबी थी, इसलिए वो शायद उसके सामने अपने आप को कम महसूस करता था। मेरे बेटे ने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया, हर टाइम उदास बैठा रहता था, कभी अपने फ़ोन में गुम रहता। फिर एक दिन मुझे मेरे भाई ने कहा कि जहाँ उसकी नौकरी तुमने इतनी मेहनत करके लगवाई थी, वहाँ से शिकायत आई है कि ये आजकल कोई काम नहीं कर रहा है, इसका काम कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का मामला है। इसने तो इतनी बड़ी गलती की है कि सारी की सारी कंपनी दांव पर लग सकती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस गलती को संभाला है। तुम्हारे बेटे की शादी हुई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पागल हो जाए। इसे कहो कि खूबसूरत बीवी मिल गई है तो उसको बर्दाश्त करे, वो दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। उसकी थोड़ी सी और सिफारिश कर दे, मैं समझाऊंगी। लेकिन वो ये समझ रहे थे कि शायद शादी हो गई है तो बीवी के साथ मसरूफ़ है, पर यहाँ तो मामला ही उलट था। मेरा बेटा तो बीवी की याद में जल रहा था। पहले तो थोड़ा बहुत खा लेता था, अब तो उसने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया। बस इतना खाता था कि जिससे वो ज़िंदा रह सके, और अजीब सी उसकी हालत हुई थी। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा कि क्या करूं? इधर लोग मुझसे ये सवाल जवाब करते हैं कि बच्चे खुशखबरी सुना रहे हैं, इधर मैं उनको क्या बताती कि घर पर बहू रहेगी तो खुशखबरी सुनाएगी। क्योंकि जिस टाइम मेरा बेटा घर से जाता था उस वक्त मेरी बहू वापस आ रही होती थी। पूरा दिन बाहर होता था, वो घर पे होती थी, पर जब बेटा वापस आता तो वो जाने की तैयारी कर रही होती थी। इस तरह थोड़ी ज़िंदगी गुजरती है। फिर एक दिन मैंने खुद ही हिम्मत करके कह दिया कि बेटी, आजकल बड़ी महंगाई हो गई है, बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो तुम थोड़े पैसे दे दो ताकि हम बिल भर सकें। मेरी बहू की शक्ल अजीब सी बन गई। उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा कि आज तो महीने की 4 तारीख है, तुम्हें कोई तनख्वाह वगैरह तो मिली होगी, क्या तुमने 4 दिन में ही सारी तनख्वाह उड़ा दी? हमने तो सुना था डॉक्टर्स लाखों कमाते हैं। तो मेरी बहू ने कहा कि हाँ, लेकिन अभी मुझे काम करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, और आपने अम्मी अब्बू की बात तो सुनी थी कि उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया, इसीलिए अब वो लोग घर बना रहे हैं और मुझे वहाँ भी थोड़े बहुत पैसे देने होते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत पैसा लगाया है। जब एक डॉक्टर बनता है तो उस पर लाखों रुपए लगते हैं, मुझे वो पैसे वापस तो करने हैं। मुझे मेरी बहू ने काफ़ी सारी कहानियाँ सुना दी और उसके बाद सिर्फ 3,000 रुपये मुझे दे दिए कि बोली, ये फ़िलहाल तो मेरे पास इतनी है, जबकि बिल 8,000 का था। ये तो ऐसे था जैसे किसी फ़कीर को तनख्वाह दिया गया हो। मैंने अपने बेटे को ये बात बताई तो उसने कहा कि कुछ दे तो रही है ना, चुप करके रख लें। यहाँ पर सारा कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है और आपको पैसों की पड़ी। आप बहू को पैसे के लिए लाई होंगी, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं लाया था वो चीज़ भी नहीं हो रही है। मेरे बेटे ने मुंह भर के ये बात कह दी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसके बाद मैंने उससे दोबारा कोई बात ही ना की। मेरी बहू घर की कोई परवाह नहीं करती थी। एक दिन मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और मैंने उसे कहा कि तुम डॉक्टरों की कोई छुट्टी तो होती होगी, एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन मेरे बेटे के साथ वक्त गुजारा करो। ठीक है, तुम्हारा काम है, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम भी तो हमारी बात समझने की कोशिश करो। तो मेरी बहू ने मुझे कहा कि अम्मा जी, डॉक्टर की कोई छुट्टी नहीं होती है। आपने कभी देखा है कि डॉक्टर कहे आज मेरी छुट्टी है? एक नहीं होता।
اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تو دوسرا ضرور ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی زندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ڈاکٹر بہو ہی چاہیے تھی تو پھر آپ کو یہ سب کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ میری بہو اچانک سے ہی میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے تو میں نے اپنی بہو کو کہہ دیا کہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اب تمہارا یہ گھر ہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں بھول جاؤ۔ تم اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے وہاں پر لٹا رہی ہو، یہاں ہمیں پیسے مل نہیں رہے ہیں، اولاد نہیں مل رہی ہے اور نہ ہی میرا بیٹا خوش ہے۔ میں نے اپنی بہو کو وہ سب کچھ کہہ دیا جو شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروائی تھی تاکہ آپ میری تنخواہ پہ اپنا حق جما سکیں؟ آپ بھی وہی عورت نکلی جس طرح کی آج کل عورتیں آئی ہوئی ہیں جو لڑکیوں کو صرف اس لیے پسند کرتی ہیں کہ ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی تو ان کا نکما بیٹا گھر بیٹھا رہے اور بہو ہی کمائے، بہو ہی گھر کے کام کرے اور پھر وہی بچے پیدا کر کے دے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں تو حیران رہ گئی، میری بہو کے منہ میں زبان تھی اور وہ بھی اتنی لمبی زبان۔ اس نے تو سب کچھ کہہ ڈالا۔ جب میرا بیٹا آیا تو وہ معصوم بن گئی اور اس نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہاری ماں ہی مجھے باتیں بس سنا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے پیسے چاہیے، پیسے دو، جتنے تھے دے دیے میں نے، اب میں کیا کروں؟ ادھر گھر والے بھی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، ادھر ان کو بھی پیسے چاہیے، میں کہاں جاؤں؟ میری بہو نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ آج وہ گھر بیٹھی ہے تو آپ نے اسے لڑائی شروع کر دی ہے اور ہمیں نہیں چاہیے پیسے، آپ چھوڑو یہ باتیں کرنا، 3 لوگ ہیں ہم، اس گھر کے خرچے ہیں ہی کتنے، میں کر لوں گا پورے پیسے، جہاں سے بھی کروں گا۔ میرا بیٹا بھی مجھے باتیں سنا کر چلا گیا۔ میں بڑی پریشان تھی، اب تو پانی سر سے گزر گیا تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایک دن سوچا اس کے ہاسپٹل جاتی ہوں اور ہاسپٹل والوں سے جھوٹ بولتی ہوں کہ اس کی ساس کی بڑی طبیعت خراب ہے، میری بہو کو کچھ دن کی چھٹی دے دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور اپنے بیٹے کو کہتی ہوں کہ جیسے ہی چھٹی ملے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال تاکہ اولاد پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، پھر دیکھوں گی کہ ایک ساتھ کیسے ساری چیزوں کو نبھائے گی، ایک طرف اولاد بھی، دوسری طرف نوکری بھی اور گھر کے کام بھی، میں اس سے ضرور کرواؤں گی۔ لیکن ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور بیوی گھر پہ تھی نہیں۔ ڈاکٹر بیوی سے شادی کی تھی میرے بیٹے نے، لیکن اب اس کی طبیعت خراب تھی، اس کی بیوی گھر پہ نہیں تھی۔ سوچا کہ اس کی بیوی کے ہی ہاسپٹل جاتی ہوں، خود ہی علاج کر لے گی اور اپنے شوہر کو بہتر سمجھ لے گی، اور ویسے بھی اس کی ہاسپٹل ہمارے گھر سے بالکل نزدیک تھا۔ بیٹے کو جلدی جلدی وہاں لے گئی۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو روک کے پوچھا کہ ڈاکٹر سمیرا کہاں ہے، ڈاکٹر سمیرا کا روم کس طرف ہے، تو لوگوں نے میری بات کو ٹھیک سے سنا ہی نہیں اور مجھے بتا ہی نہیں رہے تھے کہ وہ کہاں ہے یا وہ کہاں ملے گی۔ پھر ایک نرس کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ سمیرا کہاں ہوگی۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، اس کے نام کے آگے ڈاکٹر لگانا بھول گئی، تو اس نے کہا کہ وہ تو یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں تو وہ رات بھر کام کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، وہ چلی گئی ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ اس ٹائم تو اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی تھی، پھر وہ گھر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر چلی گئی ہے۔ میں یہ تھوڑی پتہ کرنے آئی تھی کہ میری بہو ہم سے جھوٹ بول رہی تھی یا ڈیوٹی کرنے آئی تھی اور کہیں اور چلی جاتی تھی۔ ابھی تو مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ تھی جس کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور وہ اس طرح سے چیخے مار رہا تھا کہ جیسے اس کے پیٹ میں کوئی پتھر وغیرہ ہے، اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ یہ درد نارمل درد نہیں تھا، یہ بہت زیادہ درد تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ جب ہم ہاسپٹل سے باہر نکلے تو سامنے ایک کلینک نظر آیا۔ سوچا کہ یہیں لے جاتی ہوں اپنے بیٹے کو، کیونکہ میرا بیٹا تو بالکل ہی درد برداشت نہیں کر رہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی کہ ہاسپٹل سے نکلی تو سامنے ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس کو سائڈ پہ لٹا دیا۔ میرا بیٹا سائڈ پر لیٹ گیا اور درد کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا تو سامنے میری بہو کھڑی تھی اور وہ جو کر رہی تھی وہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میری بہو نے نرس والے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ ایک گندے آدمی کے پاؤں کے اوپر پٹی کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی اپنی بہو کو دیکھ کر۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہوا ہے آپ کے بیٹے کو، اور میرا دھیان بہو کی طرف تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بتائیں آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے، اس نے کیا کھایا تھا، یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی میں بتاتی ہوں۔
डॉक्टर ने मेरे बेटे को 1-2 टीके लगाए, एक दर्द का, शायद थोड़ी देर तक दर्द ठीक हो गया। उसकी आंख खुल गई जब डॉक्टर एक तरफ हुआ तो मैंने कहा कि सुमेरा तो यहाँ पर काम कर रही है और तूने ये क्या उंगलियां बना रखा है। वो अजीम की तरफ आई और कहने लगी, क्या हुआ है, इनको खैरियत तो है? मैंने कहा कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं तुम्हारे अस्पताल गई थी, तुम्हारा नाम लेकर डॉक्टर कहकर पूछ रही थी, लेकिन वहाँ कोई तुम्हें जानता ही नहीं। फिर जब मैंने कहा कि सुमेरा, तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ से चली गई है। तुम वहाँ पर रात को काम नहीं करती? तो मेरी बहू ने कहा कि रात को यहाँ काम करती हूँ, ये एक इमरजेंसी क्लिनिक है जो सारी रात खुला रहता है। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर तो वो आदमी है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी बहू ने अजीब सी शक्ल बना ली थी, वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसने कहा कि सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले अजीम की तबीयत ठीक होने दें। अजीम के सरहाने में बैठ गई और उसने डॉक्टर को भी बता दिया कि ये मेरा शौहर है, डॉक्टर ने हमसे पैसे नहीं लिए। अजीम को 2 से 4 घंटों बाद होश आया तो हम उसको लेकर घर आ गए। अभी भी वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने बहू को अपनी बातें सुनाना शुरू कर दी। मैंने कहा कि इसका मतलब तो ये डॉक्टर नहीं है, तुम सिर्फ एक मामूली नर्स हो और हॉस्पिटल में भी तुम कोई ऐसा काम करती हो जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ पर कोई जानता ही नहीं। जब तुम्हारा नाम लिया गया सब तब पता चला। मेरी बहू ने कहा कि मैं नर्स के तौर पर वहाँ काम करती हूँ और इस डॉक्टर के साथ भी, ये डॉक्टर काफ़ी बदनाम ज़माना है, इसके साथ कोई भी नर्स रात को काम करने को तैयार नहीं थी। इसलिए जब मैंने उसके साथ काम करने की हामी भरी थी, बहुत ज़्यादा पैसे देता है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, सिर्फ बदनाम हो चुका है। इसने मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की। दरअसल सबको एक पढ़ी लिखी डॉक्टर बहू ही चाहिए थी, किसी को भी ऐसी बहू नहीं चाहिए थी जो नर्स हो या लोगों की गंदगी साफ़ करती हो। अगर हम लोगों की गंदगी साफ़ करते हैं तो फिर भी हमने इस काम को कभी छोटा नहीं समझा। कम से कम हम ये काम करते तो हैं ना, किसी ने तो ये काम करना ही है और ये काम करने की हिम्मत हमारे अंदर है। मुझे अपने नर्स होने पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। मेरी उम्र 24 साल नहीं बल्कि 29 साल है। मैं दुबली पतली लगती हूँ इसलिए पता नहीं चलता। हमने आपसे झूठ बोले, हमें माफ़ कर दें, लेकिन आप इसी काबिल थे। आप लोगों को भी लड़की से कोई मतलब नहीं था, आप लोगों को भी सिर्फ माशरे में अपनी इज्जत बनानी थी और मेरी तनख्वाह पर नज़र थी आपकी। मेरी बहू ये सब कुछ बोल रही थी और मैंने अचानक पलट कर देखा तो मेरा बेटा होश में आ चुका था। वो सब कुछ जानता था। मुझे लगा कि मेरा बेटा फ़ौरन उसको कोई ना कोई बात कहेगा और कहेगा कि तुमने धोखा दिया और हम ख़ानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। लेकिन मेरे बेटे ने जो हरकत की वो वाकई हैरान कुन थी। मेरी बहू बेटे के सामने बहुत शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन मेरे बेटे ने 2 पल देखा, उसके बाद उसका हाथ पकड़कर कहा कि जाओ आराम करो, जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया। इस माशरे में और क्या हो सकता है? मैं भी यही देख रहा हूँ, जब से तुम आई हो तुम्हारी तनख्वाह पर अम्मी की नज़र थी। अम्मी ने कभी एक दिन भी ये नहीं कहा कि मेरी बहू मेरी बेटी जैसी है, जबकि अल्लाह ने अम्मी को कोई बेटी भी नहीं दी। उनको बस तनख्वाह की फ़िक्र थी। तुमने जो भी किया है मुझे उससे कोई मसला नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो अगर चाहो, अगर नहीं कर सकती तो मैं खुद सारा काम चला लूँगा। मुझे तुम्हें जलील करवाने का कोई शौक़ नहीं है। मेरे बेटे ने मेरी बहू को कुछ भी नहीं कहा और उसे माफ़ कर दिया। मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? अगर कल सबको पता चल गया कि ये डॉक्टर नहीं है, एक मामूली नर्स है, तो हमारी इज़्ज़त नीलाम हो जाएगी। मेरे बेटे ने कहा कि मैं अपनी बीवी को समझा दूंगा कि जब वो हमारा कोई रिश्तेदार देखे तो अपना मुंह छुपा ले या फिर वहाँ से चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अब ये आप पर है कि आपके ख़ानदान को इस बारे में पता चलता है या नहीं। अगर पता चलता है तो ये मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बीवी पर कोई शर्मिंदगी नहीं है बल्कि फ़ख्र है। ठीक कहा उसने कि कोई काम छोटा नहीं होता। मैं उसको नाइट ड्यूटी वाली जॉब नहीं करने दूंगा, वो मेरे साथ रहेगी जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं और हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। मुझे यकीन है, क्योंकि मेरी बीवी एक बहादुर औरत है जिसने इस माशरे की सोच के साथ डट कर जंग की और जैसे इस माशरे की सोच थी वैसा ही उनके मुंह पर थप्पड़ मारा और बेटा वहाँ से चला गया।
और मैं भी सोचने लगी कि शायद गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने हमेशा से ये सोचा था कि बहू आएगी तो सबके सामने गुरूर से शोखियाँ मारूंगी। ये कभी नहीं सोचा था कि किसी की बेटी को अपनी बेटी बना कर लाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।